अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फ़ैराडेज़ लॉ। फ़ैराडेज़ ने अपने लॉ में क्या कुछ पेश किया था, ये लॉ किस चीज़ से बिलोंग करता है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे इसकी स्टेटमेंट के साथ। इसकी स्टेटमेंट जो हमें बताती है वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। द फ़ैराडेज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट, यानी कि जो फ़ैराडेज़ लॉ है उसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन अ कोयल आर लूप, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एक कोयल या फिर कोई भी एक हमारे पास लूप होना, तो जब भी उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब क्या होता है, देन ईएमएफ इज़ इंड्यूस्ड इन इट। तो उसमें उस लूप या फिर उस कोयल के अंदर कौन सी चीज़ इंड्यूस्ड हो जाती है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि फ़ैराडेज़ लॉ ने क्या पेश किया था। फ़ैराडेज़ लॉ ने हमें ये बताया था कि जब कभी भी किसी भी कोयल या फिर किसी भी लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उस लूप या उस कोयल के अंदर इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि जो ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड हो जाती है, विच लास्ट्स ओनली फॉर द टाइम द फ्लक्स चेंज कंटिन्यू, जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ तब तक रहती है जब तक कि वो फ्लक्स चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास फ़ैराडेज़ लॉ की स्टेटमेंट। तो मज़ीद इसके बारे में हमारे पास यहाँ पे देखें क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यानी कि उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो किस चीज़ के बराबर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, तो ये था हमारा फ़ैराडेज़ लॉ का इंट्रोडक्शन थी, इसकी हमने जो इंट्रो थ्योरेटिकल डेफिनेशन को डिस्कस किया। अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की और साथ में इसके मैथमेटिकल कुछ डेरिवेशंस करेंगे। तो यहाँ पे देखें एक्सप्लेनेशन में क्या है हमारे पास, कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग लेंथ एल इज़ प्लेस्ड ऑन अ कंडक्टिंग रे। ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई भी हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो हमारे पास एल लेंथ है। ठीक है, ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर मौजूद है, ठीक है, और इसको हमने कहाँ पर रखा हुआ है, इसको हमने प्लेस किया है कंडक्टिंग रेल के ऊपर। ठीक है, कंडक्टिंग रेल के ऊपर हमने उस कंडक्टर को जब हमने प्लेस किया है, और आगे देखें मज़ीद यहाँ पे देखें, द एंड्स ऑफ कंडक्टिंग रेल आर कनेक्टेड विद गैल्वानोमीटर। उस कंडक्टिंग रेल के ये जो दोनों एंड्स है, ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टिंग रेल है, ठीक है, उसके ऊपर कंडक्टर रखा हुआ है। इस कंडक्टिंग रेल के जो एंड्स है इनको किस चीज़ से कनेक्ट किया हुआ है, एक गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ से मज़ीद देखें, द मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ डायरेक्टेड इनटू प्लेन ऑफ पेपर एंड इज़ डोनेटेड बाय एक्स एज शोन इन फिगर। इसमें जो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसको हमने किस चीज़ से डोनेट किया हुआ है, उसको हमने ये एक्स एक्स से इस ये जो क्रॉस का निशान है इस चीज़ से हमने इसको डोनेट किया हुआ है, और ये जो चीज़ है ये रिप्रेजेंट करती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेपर है। ठीक है, इनटू द पेपर अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना तो उसके लिए हम ये एक्स वाले साइन यूज़ करते हैं। अगर हमने आउट ऑफ द पेपर अगर हमने करना होता तो फिर हम फिर हम डॉट डॉट लगाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना, अगर यहाँ पे एक्स एक्स लिखा हो तो इसका मतलब है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेपर है। ठीक है, तो ये थी इसकी ठीक है, तो आगे मज़ीद देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, द गैल्वानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन व्हेन द रॉड इज मूव्ड टू एंड फ्रो अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड एंड रिड्यूस्ड एन ईएमएफ इन लूप ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। वो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो करता है कब, जब हम इस कंडक्टर को इसके ऊपर टू एंड फ्रो की फॉर्म में मूव करवाते हैं, यानी कि आगे पीछे हम ऐसे करके ना इसको जब मूव करवाते हैं तो यहाँ पे इस गैल्वानोमीटर ये हमें क्या शो करता है, ये हमें डिफ्लेक्शन शो करता है, जिसकी वजह से जो है वो ईएमएफ उस लूप के अंदर पैदा होती है। और क्यों पैदा होती है, अकॉर्डिंग टू फ़ैराडेज़ लॉ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ थी ये किस चीज़ के बराबर होगी, वो हमारे पास बराबर होगी इज़ इक्वल टू ये जो साइन है ये ईएमएफ का साइन है, सो ईएमएफ इज़ इक्वल टू माइनस वी बी एल, इस चीज़ के बराबर होगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास जो इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए आपको पता है ये जिसमें जो वी है ये वेलोसिटी है, यानी कि जिस स्पीड के साथ ये कंडक्टर इसके ऊपर मूव कर रहा है उस कंडक्टिंग रेल के ऊपर, बी मैग्नेटिक फील्ड, ऑल जो है वो इस कंडक्टर की हमारे पास लेंथ है। ठीक है, तो ये इस चीज़ के बराबर, और हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी है वो बराबर होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के बराबर होती है, तो v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, यहाँ पर हमने उसको इस चीज़ से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह जो है वो हम इसको थोड़ा सा l को डी एक्स के साथ हमने रीअरेंज करके यहाँ पे लिख दिया, और जो एल डी एक्स है ये किसके बराबर होती है, एरिया के बराबर होती है, यानी कि यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी पूरी लेंथ और विड्थ आ रही है। ठीक है, तो ये किस चीज़ के बराबर होगी, उसके हमारे पे एरिया की डी ए के बराबर होगी, तो यहाँ पे हम उसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने, डी ए बी वैसे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड
एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये किस चीज़ के बराबर होती है, ये होती है मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होती है। तो इस BDA की जगह पे हमने क्या लिख देना है, d∅m लिख देना, ठीक है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद मजीद देखिए फॉर n टर्न्स ऑफ लूप, यानी कि वो जो लूप है अगर उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स n के बराबर हैं तो उस सूरत में हमारे पास जो EMF है वो किसके बराबर होगी, EMF विल बी इक्वल टू -n d∅m/dt, ठीक है। और यही हमारे पास फैराडेज लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आगे मज़ीद है कि सिंस हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास जो अब हमने जो है वो मैं इसकी फैराडेज लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हमने इंट्रोड्यूस कर ली है, ड्राइव कर ली है। अब हम इसकी इंटेग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो d∅m है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से दोनों तरफ यहाँ पे हमने इंटेग्रल ले लिया, इंटेग्रल df आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ∅m किसके बराबर आ जाएगा, इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। इसी चीज़ को इक्वेशन नंबर 1 उसके अंदर पुट कर देना, ठीक है। जब हम इसको 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसकी इंटेग्रल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ठीक है, हमारे पास ऊपर इक्वेशन मौजूद है ये वाली, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा है यहाँ पे, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 4। मजीद देखिए यहाँ पे सिंस EMF एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर रिलेटेड एज, हम जानते हैं कि जो EMF है वो जब हम उसको EMF की बात जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से करते हैं तो वो किस चीज़ के बराबर होती है, इस चीज़ के बराबर होती है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पे मजीद है कि बाई कंपेयरिंग 4 एंड 5, इस इक्वेशन नंबर 4 और 5 को जब हम कंपेयर करें तो ये वाली साइड अगर बराबर है तो ये वाली दोनों साइड भी एक दूसरे की क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगी, ये वाली फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो फॉर अगर हमारे पास जो तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमारे पास n हो तो उसके लिए तो हमारे पास ये, ठीक है। अगर हमारे पास जो सिर्फ एक टर्न हो, ठीक है, तो वो हमारे पास इस n की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 1 और वो n ख़त्म हो जाएगा। तो उस सूरत में हमारे पास जो ये जो कैलकुलेशन है वो किसके बराबर आ जाएगी, इस चीज़ के बराबर आ जाएगी। और यही जो है वो उसकी इंटेग्रल फॉर्म कहलाती है फैराडेज लॉ की, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें तो डिफरेंशियल फॉर्म के लिए हमने इसकी इंटेग्रल फॉर्म को निकाला हुआ है, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का नाम दे दिया, ठीक है। बाय स्टोक्स लॉ के मुताबिक हम जानते हैं कि जो स्टोक्स लॉ के मुताबिक जो है वो इंटेग्रल ऑफ E.dr किसके बराबर होता है, वो होता है इस कर्ल ऑफ E/dA के बराबर होता है, ठीक है। तो स्टोक्स लॉ के मुताबिक हमारे पास ये वाली जो टर्म है इस चीज़ के बराबर होती है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बाई कंपेयरिंग 6 एंड 7, इक्वेशन नंबर 6 और 7 को अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल लेनी, ठीक है। अब जहाँ पे देखें हमारे पास ये जो चीज़ है, ठीक है, इधर देखें माइनस है तो इधर आके यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, प्लस होगी, इधर 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में इंटेग्रल और डी दोनों में देखें कॉमन आ रहे हैं तो इनको हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से इंटेग्रल को कॉमन ले लिया और यहाँ से DA को कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास कौन सी फॉर्म रहेगी, ये चीज़ रहेगी, ठीक है। यहाँ से देखें इस D के साथ इंटेग्रल को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो DA है क्योंकि ये जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और जो A है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास अंदर कौन सी फॉर्म रह जाएगी, सिर्फ ये वाली फॉर्म रह जाएगी, ठीक है। ये वाली फॉर्म इधर प्लस है तो उधर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। और ये जो रिलेशन निकला है हमारे पास, ये उसकी फैराडेज लॉ की कौन सी फॉर्म कहलाती है, डिफरेंशियल फॉर्म कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी अच्छे तरीके के साथ करनी है, इंटेग्रल फॉर्म भी अच्छे तरीके के साथ करनी है और पेपर में ये सेम एज इट इज़ लिख के आना है, इंशाल्लाह आपको जो है वो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक अबाउट फैराडेज लॉ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।